बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के सुदूर अंचल में हरी भरी पहाड़ियों और कल कल बहती नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था, चंदनपुर। चंदनपुर की मिट्टी में सऊदी महक थी और वहाँ के लोगों में अपार भोलापन। इसी गांव के किनारे बरगद के विशाल पेड़ के पास एक पुश्तैनी हवेली थी, जो अब थोड़ी जर्जर हो चुकी थी, लेकिन उसकी दीवारों में अब भी पुरानी जमाने की मजबूत शेष थी। इस घर में 4 भाई रहते थे, भीम, नकुल, अर्जुन और शेरा। जैसा नाम वैसा काम। चारों भाई शरीर से इतने हट्टे कट्टे थे कि अगर कंधे से टक्कर मार दे तो अच्छे अच्छे पहलवान धूल चाट ले। भीम का सीना लोहे जैसा सख्त था। अर्जुन अपनी भुजाओं में बैल को उठाने की ताकत रखता था। वे मेहनती थे, दिन रात खेतों में पसीना बहाते थे, सूरज उगने से पहले हल जोतते और चांद निकलने तक फसल काटते। गांव वाले उसकी ताकत का लोहा मानते थे। लेकिन विधाता ने उन्हें शरीर तो फौलाद का दिया था, पर बुद्धि देते समय शायद उनका हाथ थोड़ा तंग रह गया था। वे सीधे साधे बल्कि थोड़े मोटे दिमाग के थे। उनके लिए दुनिया के हर मसले का हल सिर्फ ताकत होती थी। अगर बैलगाड़ी कीचड़ में फंस जाए तो वे पहिया निकालने की तकनीक नहीं सोचते थे, बल्कि पूरी गाड़ी ही कंधों पर उठा लेते थे। इन 4 महाबलियों के बीच एक छोटी सी नाजुक सी जान थी, उनकी एकलौती बहन गौरी। गौरी घर में सबसे छोटी थी, मृगनयनी आंखों वाली, जिसकी वाणी में कोयल सी मिठास थी। वह देखने में जितनी कोमल थी, उसकी बुद्धि उतनी ही तीक्ष्ण थी। जहाँ चारों भाइयों की अक्ल हार मान जाती, वहाँ गौरी की चुटकी भर सूझबूझ काम कर जाती थी। वह घर का हिसाब किताब रखती, कब कौन सी फसल बोनी है, मंडी में अनाज किस भाव बेचना है, ये सब गौरी ही तय करती थी। चारों भाई अपनी इस लाडली बहन पर जान छिड़कते थे। हमारी गुड़िया कहकर वे उसे सिर आंखों पर बिठाते। लेकिन जब बात समझदारी या बड़े फैसलों की आती, तो वे उसकी बात ये कहकर टाल देते, अरे गौरी, तू तो नादान है, ये मर्दों का काम है, तू घर गृहस्थी देख, हमें पता है दुनिया कैसे चलती है। भला भैंस बड़ी की अक्ल, जाहिर है भैंस बड़ी होती है क्योंकि वो भारी है। और फिर चारों अपनी ही मूर्खतापूर्ण बातों पर जोर जोर से हंसते। गौरी मुस्कुरा कर रह जाती। वो जानती थी कि उसके भाई दिल से सोने हैं, बस दिमाग पर थोड़ी धूल जमी है। समय अपने गति से चल रहा था कि अचानक चंद्रपुर पर एक काली छाया मंडराने लगी। गांव का जमींदार ठाकुर ज्वाला सिंह एक धूर्त और लालची इंसान था। उसकी नज़र बहुत दिनों से भाइयों की उपजाऊ जमीन पर थी, जो नदी के ठीक किनारे थी और जहां सोना उगता था। एक दिन जब फसल काटने का समय आया, ठाकुर ज्वाला सिंह अपनी मुमिम और लठैतों के साथ उनके घर आ धमका। पहलवानों, ठाकुर ने अपने मूंछों पर ताव देते हुए कहा। भीम ने हाथ जोड़कर कहा, जी ठाकुर साहब, आज गरीब खाने पर कैसे पधारे। ठाकुर ने एक पीला पड़ा हुआ पुराना कागज निकाला और लहराते हुए बोला, गरीब खाना नहीं, अब ये जमीन हमारी है। तुम्हारे परदादा ने 50 साल पहले हमारे दादाजी से 100 मुद्राएं उधार ली थी। वो कर्ज अब ब्याज समेत इतना बढ़ गया है कि तुम्हारी ये पूरी जमीन, घर और बैल देकर भी नहीं चुकेगा। चारों भाई सन्न रह गए। अर्जुन गुस्से से लाल हो गया। ये झूठ है, हमारे बापू ने कहा था कि हम पर किसी का एक पाई भी कर्ज नहीं है, हम जमीन नहीं देंगे। शेरा ने अपनी भुजाएं फड़फड़ाई, अगर किसी ने हमारी जमीन पर पैर रखा तो उसकी टांगें तोड़ देंगे। ठाकुर हंसा, अरे अरे, जोश में होश मत खो पट्ठो, ये सरकारी दस्तावेज है। अगर जमीन खाली नहीं की तो कल राजा के सिपाही आएंगे और तुम्हें काल कोठरी में डाल देंगे। ताकत से कानून नहीं लड़ता, कानून से ताकत हार जाती है। भाइयों का जोश ठंडा पड़ गया। वे सीधे साधे किसान थे, राजा और कचहरी के नाम से ही कांपते थे। उन्हें लगा कि
अब सब कुछ खत्म हो गया। उनकी आंखों के सामने अपने पुरखों की जमीन छीनती हुई दिखाई देने लगी। तब ठाकुर ने एक चाल चली। उसे पता था कि ये भाई मूर्ख है। उसने कहा, देखो, मैं भी निष्ठुर नहीं हूँ। तुम्हारे परदादा की इज्जत करता था। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम कल सुबह तक मेरे 3 सवालों का जवाब या मेरी 3 शर्तें पूरी कर दो तो मैं ये कर्ज माफ कर दूंगा और दस्तावेज फाड़ दूंगा। भीम ने उम्मीद भरी नजर से देखा। कैसे शर्तें ठाकुर साहब? ठाकुर ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, पहली शर्त, मेरे लिए राख की रस्सी बनाकर लाओ। दूसरी शर्त, एक ऐसा बैल लेकर आओ जो दूध देता हो। तीसरी शर्त, समुद्र का सारा पानी एक लोटे में भर कर लाओ। अगर ये 3 काम कल सुबह तक नहीं हुए तो जमीन मेरी। इतना कहकर ठाकुर अपने लठैतों के साथ ठहाका मारता हुआ चला गया। ठाकुर के जाते ही घर में कोहराम मच गया। चारों भाई सिर पकड़कर बैठ गए। भीम बोला, राख की रस्सी? राख तो छूते ही बिखर जाती है, उसकी रस्सी कैसे बनेगी? नकुल ने कहा, और बैल दूध कैसे देगा? दूध तो गाय देती है। ये ठाकुर हमें फंसा रहा है। फिर भी उन्होंने अपनी ताकत और दिमाग लगाने की कोशिश की। अर्जुन और शेरा जंगल की ओर भागे। उन्होंने मोटी मोटी रस्सियां इकट्ठी की और उन्हें जलाने लगे। उन्होंने सोचा कि रस्सी जलने के बाद राख बन जाएगी और वे उसे उठाकर ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे जली हुई रस्सी को छूते, वो पाउडर बन जाती। वे रात भर रस्सियां जलाते रहे, खुद को कालिख से पोत लिया, पर राख की रस्सी नहीं बनी। उधर भीम और नकुल गांव भर के बैलों के पीछे बाल्टी लेकर दौड़ते रहे। वे बैलों की थानों को खींचते, पर दूध की जगह उन्हें सिर्फ बैलों की लात मिली। गांव वाले उन पर हंस रहे थे। अरे देखो, भीम बैल का दूध निकालने चला है। तीसरी शर्त के लिए वे नदी पर गए और बाल्टी भर कर पानी निकालने लगे कि शायद नदी खाली हो जाए। लेकिन बहती नदी भला कैसे खाली होती? रात के 3 पहर बीत चुके थे। चारों भाई आंगन में थके हारे, खालिश और गोबर से सने हुए हताश होकर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उनकी पुश्तैनी जमीन अब हाथ से निकलती देख रही थी। भीम रोते हुए बोला, हम सच में बैल बुद्धि है। हम अपने बाप दादा की जमीन नहीं बचा सके। कल हम बेघर हो जाएंगे। तभी घर के अंदर से एक दीपक की रोशनी आई। गौरी, जो अब तक खामोश से सब देख रही थी, एक लोटा पानी और गुड़ लेकर बाहर आई। उसने प्यार से भाइयों के चेहरों से कालिख पोंछी और बोली, भैया, मैंने कितनी बार कहा है, जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार का क्या काम? हर जंग ताकत से नहीं जीती जाती। अर्जुन ने झुंझुलाते हुए कहा, तू चुप रहे गौरी, यहाँ हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है और तुझे मुहावरे सूझ रहे हैं। ठाकुर की शर्तें नामुमकिन है। गौरी ने शांति से कहा, नामुमकिन कुछ नहीं होता भैया। ठाकुर ने शर्तें ही ऐसी राखी है जो ताकत से नहीं, अक्ल से पूरी होंगी। आप लोग सो जाओ, सुबह में ठाकुर की कचहरी में चलूंगी। भाइयों को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अगली सुबह गांव की चौपाल लगी थी। ठाकुर ज्वाला सिंह अपने मसनद पर लेटे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। पूरा गांव तमाशा देखने इकट्ठा था। चारों भाई सिर झुकाए खड़े थे। ठाकुर ने व्यंग किया, क्यों पहलवानों, लाए राख की रस्सी या बैल का दूध? तभी भीड़ को चीरती हुई गौरी आगे आई। उसने माथे पर पल्लू लिया और निडर होकर बोली, ठाकुर साहब, मेरे भाइयों ने आपकी शर्तें पूरी कर दी है। पूरा गांव सन्न रह गया। ठाकुर चौंक कर सीधा बैठ गया। क्या? कैसे? गौरी ने एक थाली आगे बढ़ाई। उसमें एक जली हुई रस्सी रखी थी, लेकिन वो राख की थी। गौरी बोली, ये रहा राख की रस्सी। ठाकुर और गांव वाले हैरान रह गए। दरअसल
गौरी ने रात को एक मोटी रस्सी को नमक के गाढ़े पानी में भिगोया था और फिर उसे सुखाकर थाली में रखकर धीरे धीरे जलाया था। नमक के कारण राख बिखरी नहीं, उसने रस्सी का आकार ले लिया था। गौरी ने कहा, ठाकुर साहब, शर्त के मुताबिक मैं रस्सी ले आई। अब आप इसे उठाकर अपनी कलाई पर बांध लीजिए। अगर ये टूटी तो शर्त आप हारेंगे। ठाकुर जानता था कि छूते ही राख बिखर जाएगी। वो निरुत्तर हो गया। ठीक है, दूसरी शर्त, बैल का दूध कहाँ है? गौरी ने खाली बाल्टी ठाकुर के सामने रखी और बोली, दूध तो मैं ले आती ठाकुर साहब, लेकिन एक समस्या हो गई। मेरे पिताजी को कल रात बच्चा होने वाला था, इसलिए मैं उनकी देखभाल में लग गई। ठाकुर जोर से हंसा और गुस्से में बोला, लड़की, तू पागल है क्या? क्या कभी मर्द को भी बच्चा होता है? गौरी ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, ठाकुर साहब, अगर मर्द को बच्चा नहीं हो सकता तो भला बैल को दूध कैसे हो सकता है? ठाकुर का मुंह खुला का खुला रह गया। गांव वाले अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वाह, क्या जवाब दिया है बेटी ने। पीठ से आवाजें आने लगी। ठाकुर ने झल्लाते हुए कहा, चलो मान लिया, लेकिन तीसरी शर्त, समुद्र का पानी लोटे में कैसे भरोगी? गौरी ने एक लोटा ठाकुर के सामने रखा और हाथ जोड़कर बोली, ठाकुर साहब, मैं समुद्र का पानी इस लोटे में भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक विनती है। आप तो सर्वशक्तिमान है। पहले आप अपनी आज्ञा से दुनिया की बाकी सारी नदियों का पानी रोक दीजिए, ताकि समुद्र में सिर्फ समुद्र का ही पानी बचे। कहीं नदियों का पानी मिल गया तो आपकी शर्त खराब हो जाएगी। जैसे ही आप नदियों को रोकेंगे, मैं लोटा भर दूंगी। ठाकुर के पसीने छूट गए। नदियों को रोकना तो ईश्वर के बस में भी नहीं था। वो समझ गया कि इस लड़की ने उसे उसी के जाल में फंसा दिया है। वो भरी सभा में हार मान चुका था। ठाकुर ज्वाला सिंह ने सम से सिर झुका लिया। पंचायत ने फैसला सुनाया कि शर्तें पूरे न कर पाने के कारण पुराना कर्ज रद्द मान जाएगा। दस्तावेज सबके सामने फाड़ दिया गया। उस दिन चंद्रपुर में दिवाली जैसा माहौल था। घर लौटते समय चारों भाइयों ने गौरी को घेर लिया। भीम, जो सबसे बड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने झुककर गौरी के पैर छुए। गौरी पीछे हट गई। अरे भैया, ये क्या कर रहे हो? भीम ने उसे उठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया, जैसे बचपन में बिठाता था। गौरी, आज तक हम समझते थे कि हम घर के रक्षक हैं, क्योंकि हमारी भुजाओं में ताकत है, लेकिन आज तूने हमें बचा लिया। तू सही कहती थी, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। और आज हमने ठोकर खा ली। अर्जुन बोला, आज से इस घर में कोई ये नहीं कहेगा कि भैंस बड़ी की अक्ल। आज से हमारी गौरी की बात पत्थर की लकीर होगी। गौरी हंस पड़ी। भैया, घर किसी एक से नहीं चलता। आपकी ताकत खेतों में सोना उगाएगी और मेरी बुद्धि उस सोने को सहज कर रहेगी। हम पांचों एक मुट्ठी की तरह हैं, अलग अलग कमजोर, पर साथ में एक मजबूत घूंसा। उस दिन के बाद से उस घर की तकदीर बदल गई। भाइयों की मेहनत और गौरी की समझदारी ने उन्हें गांव का सबसे समृद्ध परिवार बना दिया। गांव के लोग अब अपनी बेटियों को भी गौरी की कहानी सुनाते और कहते, बेटी भार नहीं, आधार होती है। इस कहानी के सीख, शारीरिक बल से बड़ा बौद्धिक बल होता है। समस्या का समाधान क्रोध से नहीं, विवेक से निकलता है। घर की स्त्रियां केवल चूल्हा चौके के लिए नहीं होती, वे संकट के समय परिवार की सबसे बड़ी ढाल बन सकती है।